तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। चाइना और जापान के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों के ऊपर हम बात करेंगे। एक तरफ से जापान हमेशा अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग अलाई रहा है, जबकि चाइना और जापान के बीच काफी जियोपॉलिटिकल टेंशंस रही हैं, स्पेशली सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट को लेकर या फिर इकोनॉमिक कंपटीशन की वजह से। लेकिन अब शिगेरू इशिबा के जापान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जापान और चाइना के टाइज इंप्रूव हो रहे हैं, वीजा पॉलिसीज सॉफ्ट हो रही हैं, डिप्लोमेटिक विजिट्स बढ़ रही हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह बदलाव सिर्फ एक टेक्टिकल मूव है या फिर दोनों देश एक नए जियोपॉलिटिकल इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या इंडिया को भी चाइना के साथ अपने टाइज इंप्रूव करने चाहिए या फिर अपनी करंट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भारत को बनाना चाहिए। तो चलिए सारी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को डिटेल में समझते हैं और एनालाइज करते हैं कि चाइना जापान की यह बढ़ती हुई दोस्ती इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक वार्निंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस इशू के बारे में। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों जापान और चाइना के रिश्ते हमेशा से ही एक टर्बुलेंट कहानी इनके बीच में रही है, जिसमें कभी दोस्ती का दौर आ जाता है तो कभी दुश्मनी बढ़ जाती है। यह साइकिल कई दशकों से लगातार चलता हुआ आ रहा है। पर पिछले कुछ सालों में इन दोनों के रिश्ते थोड़े खराब हुए थे, पर पिछले कुछ महीनों की मैं बात करूं तो रिश्तों में हमको सुधार देखने को मिला है। तो पहले हम वो इवेंट्स डिस्कस करते हैं जिसने पिछले कुछ सालों के अंदर दोनों के रिश्ते को खराब करने का काम किया। फिर हम उन इवेंट्स के ऊपर आएंगे जिससे हमको यह पता लगेगा कि चाइना और जापान के रिश्ते सुधर क्यों रहे हैं और कैसे सुधर रहे हैं और हमको इसके बारे में कैसे पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में ये रिश्ते खराब हुए जैसे जैसे चाइना अपने डिस्प्यूटेड टेरिटोरियल क्लेम्स को एग्रेसिवली असर्ट कर रहा है। आप जानते हो, साउथ चाइना सी हो, सेनकाकू आइलैंड हो, ताइवान का इशू हो, हांगकांग का इशू हो, चाइना अपने इन सभी डिस्प्यूटेड टेरिटोरियल क्लेम्स को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जिससे जापान को थोड़ा अनईजीनेस फीलिंग होती है। जापान ने अपना डिफेंस बजट इसी के चलते बढ़ाया और वीजा पॉलिसी से लेकर सी फूड इंपोर्ट तक के इश्यूज टेंशंस को और ज्यादा भड़काने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों ने अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की है, इसको भी हम समझते हैं। जापान फिर से रिश्ते इंप्रूव करना क्यों चाहता है और क्यों इन्हें मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों पहले जापान और चाइना के जो रिलेशंस के बीच में जो रीसेंट डाउनटर्न आया था, यानी कि जो कड़वाहट रिसेंटली आई थी, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी रशिया का यूक्रेन के ऊपर अटैक, जो रशिया ने 2022 के अंदर शुरू किया था और उसके चलते चाइना ने व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तब जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था फूमियो किशिदा, उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि आज का यूक्रेन जो है वो कल का ईस्ट एशिया हो सकता है। यानी कि रशिया ने जो यूक्रेन में 2022 में किया और जो अभी तक चल रहा है, उनका कहना था कि चाइना जो है वो ये ईस्ट एशिया के अंदर कर सकता है, यानी कि कल का यूक्रेन आज का ईस्ट एशिया बन जाएगा। इसी वजह से जापान ने अपना मिलिट्री बिल्टअप करना शुरू कर दिया था। अमेरिका, साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे एलाइज के साथ अपने टाइज और ज्यादा स्ट्रेंथन करने शुरू कर दिए थे ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। एक और लंबी चली आ रही टेंशन की वजह है इन दोनों देशों के बीच में सेनकाकू आइलैंड का भी इशू। ये आइलैंड ईस्ट चाइना सी में मौजूद है जो जापान के कंट्रोल में आते हैं, लेकिन चाइना इन्हें डायू आइलैंड के नाम से क्लेम करता है और चाइना कहता है कि ये आइलैंड भी मेरे ही हैं और कल को मैं इनको वापस जापान से ले लूंगा। शॉर्ट में बोले तो ये अनइनहेबिटेड आइलैंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है, जापान, चाइना और ताइवान के बीच, जहां से बहुत सी शिपिंग लेन्स गुजरती हैं और इसके आसपास ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व भी है। चाइना ने बार बार यहां पर अपना क्लेम एसर्ट किया है। चाइना कभी यहां पर अपनी कोस्ट गार्ड शिप्स को भेज देता है या दूसरी वेसल्स भेजकर भी इन आइलैंड्स के आसपास चाइना जो है अपना क्लेम असर्ट करने की कोशिश करता रहता है। और सबसे बड़ा 2024 तीसरा कंसेक्यूटिव साल था जब चाइनीज गवर्नमेंट के वेसल्स को सेनकाकू आइलैंड के कंटिग्यूस जोन में रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ डेज तक ऑब्जर्व किया गया था। चाइना ने कभी कभी जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अपनी शिप्स को भेजने का काम किया है, जो जापान की तरफ से इसका कड़ा विरोध किया गया। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उसके दुश्मन देश की शिप्स जो है वो मौजूद रहें। यह भी टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा था। लेकिन दोनों देशों के बीच टेंशन सिर्फ टेरिटोरियल या मिलिट्री इश्यूज तक सीमित नहीं है। 2023 में चाइना ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया था जापानीज सी फूड इंपोर्ट्स पर, जो बाद में हटा भी दिया गया। यह बैन तब इंपोज किया गया था जब जापान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अप्रूवल के साथ अपने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का ट्रीटेड वाटर पैसिफिक ओशन में रिलीज करना शुरू कर दिया था। दोनों
दोनों देश वीजा, जो दोनों देशों की आपस में वीजा पॉलिसी है उसमें भी रेसिप्रोसिटी को लेकर भी डिसएग्री करते रहे हैं। 2024 में जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना से डिमांड किया था कि वो चाइना की सोशल मीडिया पर चल रही ग्राउंडलेस, मलिशियस और एंटी जापानीज सेंटीमेंट्स पर एक्शन लें। इसका रिजल्ट यह निकला था कि इन एंटी जापानीज सेंटीमेंट्स के चलते एक जापान का छात्र जो चाइना के अंदर पढ़ रहा था उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उसके बारे में कड़ी निंदा करने का काम भी किया था। यह बिल्कुल भी जापानीज नेशनल्स को बात पसंद नहीं आई थी। अब यह पॉइंट करना जरूरी है कि रीसेंट इवेंट से पहले दोनों तरफ से रिलेशंस को इंप्रूव करने की नॉमिनल कोशिश की गई थी। दोनों देश एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर बेस कंस्ट्रक्टिव और स्टेबल जापान चाइना रिलेशंस के लिए एग्री कर चुके हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा के टेन्योर के एंड तक कुछ प्रोग्रेस भी इसके अंदर हमको देखने को मिली थी, जैसे चाइना ने अपने सी फूड बैन को धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कर दिया था। लेकिन रीसेंट महीनों में दो बड़े फैक्टर्स ने जापान चाइना रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए एक नई अर्जेंसी दिखा दी है। पहला, किशिदा का रेजिग्नेशन हो चुका है और दूसरा, उनकी जगह जापान के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो शिगेरू इशिबा आ चुके हैं। थोड़े कंफ्यूजिंग से नाम है, कोई बात नहीं। पहले वाले का नाम किशिदा था और अब जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा के आने के बाद से जापान और चाइना के रिश्ते के अंदर हमको थोड़ी सी और बेहतरी देखने को मिली है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में वापस आ जाना। अब मैं आपको यह एक्सप्लेन करूंगा कि यह डेवलपमेंट जापान चाइना टाइज को इंप्रूव करने की कोशिश का इंडिकेशन हमको कैसे देते हैं। लेकिन उससे पहले जो रीसेंट महीनों में एक्चुअल इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है, एक बार उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, फिर वापस बात करेंगे कि कैसे ये रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं, क्यों ये रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं और दोनों फैक्टर्स कैसे मिलकर जापान और चाइना को एक साथ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, नवंबर 2024 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने पेरू समिट के दौरान चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से फेस टू फेस मीटिंग भी करी थी। दोनों लीडर्स ने म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को प्रमोट करने का कमिटमेंट भी दिखाया था। इसके बाद जापान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना भी गए थे, जहां उन्होंने अनाउंस किया कि जापान चाइना के नेशनल्स के लिए वीजा लूजनिंग मेजरमेंट इंप्लीमेंट करेगा। यह स्टेप चाइना के जापानीज नेशनल्स के लिए वीजा वेवर रिज्यूम करने की रेसिप्रोकेशन में उठाया गया था। दोनों देशों ने जापान चाइना रूलिंग पार्टी एक्सचेंज काउंसिल को भी दोबारा रीस्टार्ट किया, जो 6 साल से बंद पड़ी थी। इसी साल जनवरी के बीच में जापान की रूलिंग पार्टी, जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी, उनका एक डेलीगेशन चाइना गया था, जो टाइज सुधरने की एक और बड़ी कड़ी थी। इसके अलावा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वोंग यी जापान विजिट की बात भी चल रही है उनकी, और यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि मई के महीने में जापान के प्राइम मिनिस्टर इशिबा का पॉसिबल चाइना विजिट भी हो सकता है। एक और बड़ा डेवलपमेंट यह रहा है कि चाइना का एक कंट्रोवर्शियल बायो यानी कि एक कंट्रोवर्शियल शिप जो जापानीज वोटर से हटा भी दिया गया था, जो पहले जापान इसका विरोध कर रहा था। लेकिन अभी कुछ बायोज, कुछ शिप्स जो है वो चाइना के अभी भी जापानीज वोटर्स के आसपास घूमते रहते हैं। पर अब सवाल यह है कि जापान अपने रिश्ते चाइना के साथ क्यों सुधार रहा है। तो दोस्तों, जैसा पहले मेंशन किया मैंने, इसका एक बड़ा रीजन है शिगेरू इशिबा का जापान का प्राइम मिनिस्टर बनना। अगर आप इशिबा के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हो तो शायद आपके लिए यह बात सरप्राइजिंग नहीं होगी। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, 1970s की बात है। इशिबा के पॉलिटिकल मेंटर ने ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ जापान के रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने में एक बड़ा रोल निभाया था। इसके साथ ही एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की जब लीडरशिप रेस चालू हुई, जब उनको अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम देना था, वो कैंडिडेट जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस करने के लिए खड़े किए जाने थे, उसमें इशिबा इकलौते ऐसे लीडर थे जो चाइना के साथ टाइज इंप्रूव करने के लिए पहले से ही इंक्लाइंड थे। इशिबा ही वो लीडर थे जो चाइना के मामले में सबसे मॉडरेट माने जा रहे थे। उन्होंने बार बार यह कहा है कि चाइना के साथ टाइज इंप्रूव करना जरूरी है, नेसेसरी एरियाज में कोऑपरेशन करनी चाहिए, रियलिस्ट डिप्लोमेसी को अपनाना चाहिए और चाइना की स्टेबल डेवलपमेंट से पूरे रीजन को फायदा मिलना चाहिए। कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि इशिबा एक्टिवली जापान की फॉरेन पॉलिसी में डबल हेज स्ट्रेटजी को परस्यू कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक तरफ जापान अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अमेरिका के साथ स्ट्रांग बनाए रखेगा, जो कि जापान और पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा पिलर है, और दूसरी तरफ चाइना के साथ भी रिलेशनशिप को वार्म किया जाएगा, क्योंकि चाइना जापान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और जापानीज कंपनीज के लिए एक मेजर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, यूएस प्रेसिडेंसी में आने का भी एक और बड़ा इंपैक्ट चाइना और जापान के रिलेशनशिप के ऊपर पड़ा है। जैसे हमने पहले मेंशन
मेंशन भी किया था। चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और ट्रंप के नए टैरिफ्स का खतरा भी बना हुआ है। इस वजह से चाइना के लिए जापान के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक और वजह यह है कि चाइना अगर यूएस और जापान के बीच कोई फासला क्रिएट कर सके तो यह बीजिंग के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। यह और भी रेलेवेंट हो जाता है जब हम देखें कि बाइडेन के दौरान यूएस, जापान, साउथ कोरिया का एंटी चाइना अलायंस और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। साथ ही ट्रंप के वापस आने की वजह से जापान के पास एक और रीजन है चाइना के साथ अपने टाइज इंप्रूव करना, ताकि एक काउंटर बैलेंस क्रिएट किया जा सके। अब यह सच है कि इशिबा की पहली मीटिंग ट्रंप के साथ काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके से अच्छी रही। इस मीटिंग में इशिबा ने ज्यादा अमेरिकन नेचुरल गैस खरीदने की ऑफर भी दी और जापान के यूएस में इन्वेस्टमेंट को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का कमिटमेंट भी किया। इसके बदले ट्रंप ने जापान की सिक्योरिटी के लिए यूएस की कमिटमेंट को रीअफर्म किया और इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाए रखने का वादा भी किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जापान ट्रंप की नई ट्रेड वॉर से बच जाएंगे। अब तक तो जापान टारगेटेड टैरिफ से बचते हुए आए हैं, लेकिन ट्रंप के जो एक्सपेंडेड और इंक्रीज टैरिफ के चलते जापान को भी स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर बड़ा झटका लग सकता है। आखिर में अगर देखा जाए तो चाइना और ट्रंप से रिलेटेड डेवलपमेंट फिलहाल जापान के फेवर में स्मूथली चल रही हैं, लेकिन यह आगे कैसे बढ़ता है यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। इशिबा की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह मेंटेन करना आसान नहीं होगा। जो पुराने टेंशन हैं जैसे कि सेनकाकू आइलैंड का डिस्प्यूट, वो अब तक अनरिजोल्व है, मतलब कभी भी सिचुएशन बिगड़ने का चांस हो सकता है। डोमेस्टिक लेवल पर भी इशिबा की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट लीड कर रहे हैं और उनकी खुद की पार्टी के ज्यादातर मेंबर जो हैं वो चाइना के साथ उनके तेजी से रीअप्रोचमेंट से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जिसे क्लोजली हमको देखना जरूरी रहेगा। तो दोस्तों, चाइना और जापान के बीच की ये वार्मिंग रिलेशनशिप सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं है, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का हिस्सा लग रही है। एक तरफ जापान अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चाइना के साथ टाइज इंप्रूव करना एक जरूरी स्टेप है। दूसरी तरफ चाइना भी अपनी इकोनॉमी को सस्टेन रखने और यूएस के पॉसिबल ट्रंप एरा पॉलिसी से बचाने के लिए जापान के साथ अपने टाई सुधारने जा रहा है। अब सवाल यह है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया को भी चाइना के साथ रिलेशनशिप्स को थो करना चाहिए या फिर क्वाड और इंडो पैसिफिक अलायंस पर ही फोकस करना चाहिए। रियलिटी यह है कि चाइना अब भी इंडिया के अगेंस्ट एग्रेसिव पॉलिसीज फॉलो करता है। अभी भी हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर टेंशंस बनी रहती हैं। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी भी है और पाकिस्तान को वो कंटिन्यू सपोर्ट करता। यह सब कुछ हमको दिखाई देता है कि इंडिया का चाइना पर भरोसा करना रिस्की हो सकता है। इसलिए इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी होगी और अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ को और एनहांस करना होगा, ताकि किसी भी जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का इंपैक्ट जो है वो किया जा सके, मैनेज किया जा सके। बाकी आने वाले दिनों में देखना होगा कि जापान चाइना दोस्ती सिर्फ एक टैक्टिकल शिफ्ट है या फिर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का इंडिकेशन है। और इस चेंजिंग वर्ल्ड डायनेमिक्स में इंडिया को अपने अलायंसेस और फॉरेन पॉलिसी को और स्मार्टली शेप करना पड़ेगा। क्या इंडिया भी चाइना के साथ रिलेशनशिप्स इंप्रूव करेगा या फिर एक अलग स्ट्रेटेजिक पाथ फॉलो करेगा, ये देखना भी बाकी है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।